being recorded. Good evening, class. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे इकोनॉमी का टॉपिक आज का। Yes, sir. ओके, तो आज का हमारा इकोनॉमी हैंडआउट पार्ट 2 है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है। इन यस्टरडे क्लास वी स्टडीड अबाउट इंडियन इकोनॉमी इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा हमने देखा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चेक करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो इकोनॉमी सिस्टम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड मेजर कितने कैटेगरीज में बांटे गए हैं उनको समझेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये एक डायग्राम। तो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को समझने से पहले 3 क्वेश्चन मन में आने चाहिए, और वो 3 क्वेश्चन इस प्रकार है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, कि कोई देश है, कोई इकॉनमी है, तो वहाँ क्या उत्पादन करना है, पहला प्रश्न आपका ये रहता है। दूसरा, जो उत्पादन करना है वो किसके लिए करना है। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और तीसरा, ये उत्पादन किस तरह से किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब ये तीनों क्वेश्चंस से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का होने वाला है। सो इकोनॉमिक सिस्टम डील्स विथ 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये आर्थिक प्रणाली हम देख रहे हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो व्हाट टू प्रोड्यूस वाला यहाँ सिस्टम है, इसमें हम देखते हैं क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उत्पादन क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। जो भी कमोडिटी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। और यहाँ जो हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए होती है मार्केट एनालिसिस। ठीक है, कि बाजार का विश्लेषण किया जाता है और बाजार के अकॉर्डिंग, मार्केट में नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। ऑल्सो जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड क्या है, डिमांड को ध्यान में रखते हुए उत्पादन किया जाता है। जो प्रोडक्शन किया जाता है वो डिमांड को देखते हुए, कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, उसको देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, उत्पादन किसके लिए करना है। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब यहाँ जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस रिलेट करता है कि सोसाइटी के किस हिस्से के लिए आप वो सामान बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, समाज के किस भाग के लिए आप उत्पादन करना चाहते हैं। सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर होम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। उत्पादन जो करना है, जो माल उत्पादन किया जा रहा है, ये समाज के किस भाग के लिए किया जा रहा है, सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, सोसाइटी के किस पार्ट के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन डील करता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अब समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है कोई चीज़, तो किन बातों को ध्यान में रख के किया जाएगा। पहला है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण के अनुसार। इसकी कितनी आय है उस बात को ध्यान में रखते हुए सामान बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। दूसरा, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार। कोई संसाधन है, रॉ मटेरियल है,
रिसोर्सेस हैं, उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उसको देखते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस ये आपने देख लिया। दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन था वो है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक, पहले दो क्वेश्चंस का जब जवाब मिल जाता है तो तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं कि ठीक है, जो उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, वो किस तरह से करना है, मतलब किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक का चयन करना होगा यहाँ पर कि एक तरह से मैकेनाइज्ड होना चाहिए वो चीज़ या लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। तो दो तरह से कर सकते हैं प्रोडक्शन। पहला है लेबर इंटेंसिव, श्रम गहन तकनीक, जहाँ पे मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ मोर लेबर देन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, या आप कह सकते हैं मैकेनाइज चीज़ों के कंपैरिजन में, कैपिटल गुड्स के कंपैरिजन में ह्यूमन लेबर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्यूमन लेबर इज ग्रेटर देन कैपिटल। तो जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा लेबर यूज़ किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे कैपिटल मतलब बेसिकली कैपिटल गुड्स की बात की जा रही है, मशीनरीज की बात की जा रही है, मैकेनाइज चीज़ों की बात की जा रही है। दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, ऐसी टेक्निक का चयन करना जिसमें मशीनरी बेस्ड चीज़ें, इन्वेस्टमेंट कैपिटल में ज़्यादा किया जाए एज कंपेयर टू लेबर। ठीक है, मैकेनाइज चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, कैपिटल गुड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा है लेबर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। इसी 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का इकोनॉमिक सिस्टम अंडरस्टैंड किया जाता है कि वहाँ पे किसी भी देश में जो बनाया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, वो क्या बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है और किस तरह से बनाया जा रहा है। इन्हीं 3 क्वेश्चन से इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब आपने ये 3 क्वेश्चन को जब समझ लिया तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। अभी आपने देखा इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं उनको समझने के लिए 3 क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो 3 क्वेश्चंस आपने देखे। अब कैटेगराइजेशन देखिए कि अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं, वो कितने प्रकार के ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं, अर्थव्यवस्था प्रणाली जो है, उनको 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 मेजर कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहली आपकी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने वाली कंट्री है। तो इन सारी जो कैटेगरीज हैं इनको एक एक करके समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किसके क्या मेरिट्स हैं, किसके क्या डीमेरिट्स हैं, कौन ज़्यादा बेटर है, इन सब का हम एनालिसिस प्रॉपर क्लास में करेंगे। तो देखिए, ये जो आपने भी इकोनॉमिक सिस्टम अभी देखा है, जो 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम आपने देखे हैं, पहला आपका था जिसको हमने कहा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक नंबर लाइन समझ सकते हैं आप, जैसे नंबर लाइन होती है। ठीक है, नंबर लाइन के इस तरफ आप समझ लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और नंबर लाइन के कहीं एक्सट्रीम लेफ्ट पर अगर आप जाके देखें तो कम्युनिस्ट कंट्री का कम्युनिज्म यूज किया जाता है। आज की डेट में ऐसी बहुत कम कंट्रीज हैं, अगर नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया जाए तो आज खास कोई कंट्री नहीं है जो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती हो। फिर कहीं आपको जाके मिल जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी,
और सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के कहीं बीच में जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर है उसी को हम क्या कह देते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये जो आप डायग्राम नीचे देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक तरफ आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दिख रही है जिसको हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, और एक तरफ आपको दिख रहा है प्योर प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हर तरह से होता है। और कहीं बीच में जब आप जाते हैं तो आपको मिलता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमीज कंट्रीज जो आज की डेट में हैं, चाइना, वेनेजुएला, इनको आप सोशलिस्ट इकोनॉमी कंट्रीज में गिन सकते हैं। नॉर्थ कोरिया आपकी ऑलमोस्ट कम्युनिज्म और सोशलिस्ट के बीच में कहीं आती है। फ्रांस, स्वीडन, इंडिया, ये आपको मिक्स्ड इकोनॉमीज में मिलेंगी। और यूएस, जापान वगैरह ये आपको फ्री मार्केट इकोनॉमीज में, सिंगापुर वगैरह फ्री मार्केट इकोनॉमीज में आपको मिलेंगी, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज। ठीक है, आइए इसको और आगे समझते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक आपका है, ये फिर एक नंबर लाइन है, एक और डायग्राम है, और ये आपका है मार्केट इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और ये आपका है कमांड इकोनॉमी जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। मैक्सिमम एसेट्स, मैक्सिमम जो एंटरप्राइजेज हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। नेशनलाइजेशन ज़्यादा होता है ऐसी कंट्रीज में, और बीच में कहीं एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स के दोनों ही पहलुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, यहाँ पे जो भी सेक्टर्स होते हैं, जो भी एंटरप्राइजेस होती हैं, कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई खास रोल नहीं होता, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। ठीक, ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज जो होती हैं, या आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट कम सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज जो होती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का कमांड ज़्यादा रहता है, वहाँ पे मैक्सिमम हर चीज़ गवर्नमेंट ओन करती है। मतलब नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण ऐसे देशों में ज़्यादा होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर एक सिटीजन के पास, हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम है एंटरप्रेन्योर बनने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्टअप करने का। सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज में सब चीज़ गवर्नमेंट रेगुलेशन में ही रहेगी। फ्रीडम बहुत कम रहता है किसी भी चीज़ को ओन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। हर एक चीज़ गवर्नमेंट की आंखों के सामने होती है। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को रोक सकती है, या कुछ स्टार्ट भी अगर हुआ है तो बाद में उसको नेशनलाइज तुरंत करके अपने पास रख सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज जो होती हैं वो सप्लाई एंड डिमांड पे काम करती हैं। वहाँ पे क्या बनना है ये डिपेंड करता है। जो पहला क्वेश्चन में देखा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सब वहाँ देखा जाता है कि सब डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वही चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, और उनके लिए प्रोड्यूस की जाएगी जिनके हाथ में परचेजिंग पावर है। ठीक है, परचेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ वहाँ प्रोड्यूस की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा। लेकिन जो फुल सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं उससे परचेजिंग पावर या डिमांड को देख के वहाँ पे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता। उनका मेन एम होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ताकि समाज के हर एक वर्ग को एटलीस्ट मिनिमम फैसिलिटीज मिल पाए, मिनिमम कमोडिटीज मिल पाए, जिसके लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट जो है
वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखती है कि कोई भी चीज को कैसे बनाना है, कितना बनाना है और क्या प्राइसिंग उसकी रखनी है, ताकि समाज का कल्याण हो सके, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति तक वो चीज पहुंच सके। क्योंकि अगर सिर्फ कैपिटलिस्ट के फॉर्म ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो लेट्स एज्यूम हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं। सरकार अगर उनके लिए चाहे तो क्या बना सकती है? रहने के लिए घर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत तरह से चलती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, वो देखती है लोगों की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज बनाई जाए। लेकिन अब जो बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं जो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं, क्या वो स्लम वालों को नीड में रख के बनाएंगे? नहीं, वो डिमांड देखेंगे, अच्छा हाँ किस एरिया में लोगों को कैसे घर की डिमांड है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो बनाएंगे ब्रोकर्स और बना के सेल ऑफ करेंगे। वो डिमांड देखेंगे लोगों की, परचेजिंग पावर को चेक करेंगे, किसके पास कितनी परचेजिंग पावर है, किस चीज की कैसी डिमांड है, तब उसमें इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही क्यों? लोगों का वेलफेयर करने के लिए, कि वो लोग जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं उनको भी एक नॉर्मल सा घर मिल पाए, उनके ऊपर भी सर के ऊपर एक छत रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज में। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में हर चीज सप्लाई डिमांड और परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंट्रीज में थोड़ा सा जो है इनइक्वालिटीज ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि भाई जो अमीर है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, वही चीजें ओन कर सकता है, ठीक। सोशलिस्ट कंट्रीज का काम होता है इक्वालिटी मेंटेन करना, समाज के हर वर्ग के पास हर चीजें होनी चाहिए। तो इस नजरिए के साथ गवर्नमेंट हर एक काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम्स जो होते हैं ये इन दोनों कहीं बीच में आ जाते हैं, ये दोनों की बेटर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जहां गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है वहां गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और जहां पे सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें बननी है, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे जाना है, गवर्नमेंट उनको भी सपोर्ट करेगी। तो दोनों की बेटर चीजों को यूज कर लिया जाता है। तो ये एक्सट्रीम एंड है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों के मिडिल में जो होता है वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना पार्ट प्ले करती है जब जब उसको जरूरत पड़ती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू रेगुलेशन भी करती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है प्राइवेट सेक्टर पे, ठीक। लेकिन जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं वहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर बूस्ट नहीं कर पाता। आइए डिटेल में समझते हैं इसको। पहला है पूंजीवादी बाजार, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, जो अभी आपने देखा, वहां जो भी सामान बनाया जा रहा है उसको कैसे बांटा जाएगा लोगों के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड अमंग पीपल नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल वांट बट ऑन द फाउंडेशन ऑफ परचेजिंग पावर, पीपी। लोगों को क्या चाहिए इस बात को ध्यान में रख के वहां पे कोई चीज का उत्पादन नहीं किया जाता, बट परचेजिंग पावर को देखते हुए, ठीक है। मतलब जिसके पास पैसा रहेगा वही चीज खरीद पाएगा, ठीक है। कई लोग को जरूरत तो है उस चीज की, लेकिन पैसा नहीं है, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उस चीज की डिमांड नहीं आ पाएगी, क्योंकि पैसा नहीं परचेज करने के लिए। नीड है, लेट्स एज्यूम आपको इस समय एक लैपटॉप की नीड है पर हाथ में पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं। नीड एक अलग चीज होती है और हाथ में पैसा होना कि आप उस नीड को फुलफिल कर लो, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग सामान नहीं बनाया जा रहा है, परचेजिंग पावर को ध्यान में देखते हुए बनाया जा रहा है। परचेजिंग पावर क्या होती है? एबिलिटी टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपके हाथ में पैसा है, आप सामान, सर्विसेज, सेवाएं खरीद सकते हैं, सामान को, प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। Which means an individual needs to have the money with him to buy the goods and services. तो पैसा होना आपके हाथ में जरूरी है, तभी आप उस सामान को ओन कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था घर का, फिर से समझिए इसको। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड इज मच रिक्वायर्ड। जैसे कि जो लोग स्लम एरियाज, रैन बसेरा वगैरह में रहते हैं, उनके पास खुद का घर नहीं, तो ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हाउसिंग की जरूरत है, नीड है, उनको मकान की जरूरत है, बट इट विल नॉट इंक्लूड डिमांड इन द मार्केट। पर इससे मार्केट में डिमांड जनरेट नहीं होगी। डिमांड कब जनरेट होगी? जब आपके हाथ में परचेजिंग पावर होगा। याद करिए, जब मैं इन्फ्लेशन समझा रहा था आप लोगों को, मुद्रास्फीति, तो मैंने गिटार के बारे में बताया था
उसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि लेट्स एज्यूम किसी की सैलरी 50,000 पर मंथ है। इस मंथ लेट्स एज्यूम उसको 20,000 का बोनस मिल गया, उसके हाथ में आ गया कितना 70,000। अब उसके पास ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है इससे वो अपनी डिमांड फुलफिल कर सकता है। बहुत समय से उसको गिटार खरीदने का मन था, पर क्योंकि ये 50,000 रुपए सफिशिएंट नहीं थे, सारे खर्चे खर्च हो जाते थे, रेंट देने में, अपने ट्रैवलिंग कॉस्ट निकालने में, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस निकालने में 50,000 कंज्यूम हो जाता था, तो वो गिटार नहीं ले पा था। तो गिटार की नीड थी, उसको नीड थी, वो चाहता था उसके पास गिटार रहे, पर हाथ में पैसा कम था, परचेजिंग पावर नहीं थी, तो डिमांड मार्केट में जनरेट नहीं हो पाई। डिमांड तब मार्केट में आएगी जब सबके हाथ में पैसा होगा, लोग दुकानों में जाएंगे, चिल्लाएंगे मेरे पास पैसा है, मुझे सामान दो। आप दुकान पे जाओ, खड़े हो जाओ, मुझे जरूरत है ब्रेड की, तो क्या दुकानदार दे देगा? कहेगा अच्छा रुपया लेकर आए, पैसा है, रोकड़ा है, दो 20-30 रुपए, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो लेना है मिल जाएगा। तो बात नीड की नहीं होती कभी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में, बात होती है डिमांड की और हाथ में पैसे होने की। अगर परचेजिंग पावर है तभी डिमांड जनरेट हो पाएगी। तो जब आपके हाथ में ये पैसा आ गया, अब आपकी डिमांड जनरेट हुई, आपने डिमांड किया कि मेरे हाथ में पैसा है, अब मुझे गिटार चाहिए। तो जैसे ही हाथ में पैसा आता है मतलब परचेजिंग पावर, किसी भी सामान को खरीदने की जो शक्ति आपके हाथ में वो आ जाती है। इससे क्या बढ़ता है? डिमांड बढ़ता है। तो इसी डिमांड के अकॉर्डिंग सामान बनाया जाता है, क्योंकि जब सब लोग के हाथ में पैसा आ जाएगा, ऐसे बहुत लोग गिटार लेना शुरू कर देंगे, तो गिटार का क्या हो जाएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होगा कि डिमांड को देखते हुए चीजों का उत्पादन होगा कि हाँ भाई गिटार डिमांड में है, गिटार बनाओ, गिटार बनाओ। भले हो सकता है गिटार से ज्यादा जरूरत किसी और चीज की हो, लेकिन डिमांड किसकी है? गिटार की। नीड पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पर नीड पे डिपेंड होते हैं सोशलिस्ट सिस्टम में, कि सरकार जो है लोगों का कल्याण करने के लिए उनकी जरूरतों पर ध्यान देती, क्या जरूरत है लोगों को, नीड के अकॉर्डिंग सामान का उत्पादन किया जाए, लोगों को बांटा जाए। यहाँ पे क्या होता है? डिमांड, परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये शायद आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसी जो हाउसिंग सिस्टम है भाई, लोगों को, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट है, नीड है घर की, लेकिन इससे डिमांड जनरेट नहीं होगी मार्केट में। मान लो सबके हाथ में इस समय 1 CR रुपीज हो और आप लोग बिल्डर के पास जब मुझे मकान चाहिए 3 BHK फ्लैट दे दो, और ऐसे 15-20 लोग पहुंच जाए। बिल्डर के पास 15 लोग गए, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 बने बनाए फ्लैट्स थे, उसने 3 लोगों को दे दिया, 12 लोग अब भी लाइन में हैं। तो बिल्डर क्या लगेगा, यार फ्लैट्स की नीड है, मार्केट में डिमांड आ गई है, लोगों के हाथ में पैसा है, आओ मकान बनवाएं। अब रियल एस्टेट अच्छे से इसमें इन्वेस्ट करेगा, लोगों के लिए क्या बनाएगा, मकान बना बना के देगा। क्यों? डिमांड आ गई, लोगों के हाथ में क्या आ गया है, पैसा आ गया है। तो पैसे को देखते हुए वो चीज की सप्लाई बढ़ाना शुरू किया जाता है। ठीक। तो ऐसे ही क्या है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको नीड है, रिक्वायरमेंट है हाउसिंग की, लेकिन नीड नहीं आ पाएगा, डिमांड नहीं आ पाएगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो नीडी लोग हैं दे डू नॉट हैव द बाइंग पावर टू बैक द डिमांड। अपनी डिमांड को सपोर्ट करने के लिए जेब में रोकड़ा नहीं है, नीड है लेकिन कह नहीं सकते कि हमको दे दो, क्योंकि हाथ में पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है। जब तक पैसा नहीं आएगा डिमांड जनरेट आप नहीं कर सकते। आप किसी से डिमांड कब करते हो, लाओ ये दे दो मुझे, और आपको देता कब है, जब उसको पता कि हाथ में पैसा है और आपको पता है हमारे पास एबिलिटी है इसको परचेज करने की। ठीक है। तो नीडी लोग तो हैं, इनको चाहिए मकान, पर क्योंकि हाथ में परचेजिंग पावर नहीं है इसलिए डिमांड को सपोर्ट नहीं कर पाते, मार्केट में डिमांड नहीं आ पाती। देयरफॉर द कमोडिटी विल नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। ये मकान नहीं बनवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग उस चीज की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। नीड से मतलब नहीं है, डिमांड कब आएगी? जब हाथ में परचेजिंग पावर आएगी। तो इस सिस्टम पे काम करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग काम होता है वहां पर। ठीक है, छोटे में आपने समझा इसको। यहाँ पे अब फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स ये देख लेते हैं, क्या फायदे हैं देख लेते हैं। तो ये फ्री मार्केट सिस्टम है, डिमांड सप्लाई पे चलता है, और इसमें हर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग एंटरप्राइज कंपनी खोल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन कर सकता है, गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ इंटरवीन नहीं करती। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब एक ऐसी कंपनी बनाना प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट वाला काम नहीं करना। प्रॉफिट के लिए आपने कंपनी खोली, आपने इन्वेस्ट किया, लोगों की डिमांड को ध्यान में रखा कि हाँ लोगों को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डिमांड आई है, तो आपने क्या किया, कंपनी खोल ली उसके लिए, और बना बना के बेच रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो ऐसी फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो होती है, मुनाफा कमाने के लिए जो कंपनीज होती हैं, उनको हम एंटरप्राइज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, मतलब हर एक व्यक्ति जो होता है, ही और शी इज फ्री टू मेक हिज ओन इकोनॉमिक चॉइसेस। आपको क्या बनाना है, क्या करना है, आप आराम से कर सकते हैं, गवर्नमेंट हस्तक्षेप उसमें नहीं करती। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि अब दिख रहा है कि भाई इस चीज की डिमांड मार्केट में है, तो कई सारे लोग उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं। प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो सकता है डिमांड को देखते हुए, लेकिन होता ये है कि अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब को कोई ध्यान देता ही नहीं। क्यों? क्योंकि गरीब को नीड तो है, पर हाथ में परचेजिंग पावर नहीं, जिससे मार्केट में डिमांड नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कुछ एक आध कंपनी या कुछ एक आध लोग जिनके पास पैसा होता है, फंड्स होता है, वो अपनी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हैं, प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, और मार्केट में उनकी क्या हो जाती है, मोनोपोली हो जाती है। वो अमीर थे, वो और अमीर हो गए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पे राइट है प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का। मतलब आप अपना एक बिजनेस खोल सकते हैं, आप अपनी एंटरप्राइज खोल सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल कैन एक्वायर एनी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ से सीधे ये कि आप ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिससे आप बिजनेस कर सकें, इकोनॉमिक नीड्स अपने फुलफिल कर सकें, गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक, तो इसका फायदा क्या है, फ्लेक्सिबल सिस्टम। जब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है ही नहीं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो ही नहीं रही, तो सिस्टम रिजिड नहीं, क्योंकि जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी वहां पे रेड टेपिज्म इन्वॉल्व हो जाएगी। रेड टेपिज्म मतलब पेपर वर्क, हर एक चीज के लिए पेपर पास कराओ, फिर क्लैरिकल सिस्टम के थ्रू होते हुए जाओ, फिर कागज को पास कराओ, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो रिजिड सिस्टम वो बन जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई खास रोल होता नहीं, हस्तक्षेप होता नहीं, चीजें फटाफट होती हैं, एंटरप्राइज फटाफट सेटल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। डीमेरिट्स क्या है, इनइक्वालिटीज। जैसे मैंने कहा ना, ये सिस्टम काम करता है डिमांड पे। एंटरप्राइज जो बनेंगी वो क्यों बनेंगी, मुनाफा कमाने के लिए। मुनाफा कब मिलेगा, जब वो चेक करेंगे कि क्या बनाना है, लोगों की डिमांड को देखते हुए बनाओ। आज की डेट में अगर आपको कोई बिजनेस डालना है तो आप चेक करोगे पहले मार्केट में क्या डिमांड है, आजकल लोग क्या चाहते हैं, क्या ज्यादा बिक रहा है आजकल, वही बनाना चाहो। जिस चीज की डिमांड ही नहीं है वो बना के बैठ जाओगे तो अपना आप क्या करोगे, वो उसके स्टॉक पे स्टॉक बने रहेंगे लेकिन बिकेगा ही नहीं। तो मुनाफा कमाना है तो वो चीज बना के बेचोगे जो बिक रही है, जिसकी डिमांड है मार्केट में। तो डिमांड उनकी फुलफिल हो पाएगी जिनके हाथ में परचेजिंग पावर है, वही खरीद पाएंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल की जाएगी, क्योंकि उनके हाथ में तो पैसा है नहीं खरीदने के लिए। तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा, इनइक्वालिटी बहुत रहेगी, इक्वालिटी नहीं रह पाएगी, इनइक्वालिटी बहुत हो जाएगी ऐसे सिस्टम में। ठीक है, अमीर और अमीर रहेगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फीचर क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर्स के पास चॉइस है, कहाँ से सामान खरीदें, डिमांड है, कई सारी एंटरप्राइज खुल गई हैं, कंपनियां खुल गई हैं, हमारे पास भी चॉइस है बीइंग अ कंज्यूमर कि हम कहाँ से क्या सामान लें। ये नहीं कि एक ही जगह है, सरकार ही प्रोवाइड करी, सरकार पे ही डिपेंड रह जाए। ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल यहाँ पे होता है, क्योंकि जब सबके पास फ्रीडम है कि हाँ भाई आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी इंटरप्राइज चूज कर लीजिए, बिजनेस खोल लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप कर लीजिए, तो जितने भी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैन पावर अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका पूरा इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट सिस्टम में क्या है, सरकार अपने अकॉर्डिंग कुछ PSUs बना के रख लेती है, उनसे काम कराती है। अब वो कितने एफिशिएंट हैं, कितने एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत रहता है भाई, हर एक इंडिविजुअल फ्री है अपनी कंपनी बनाने के लिए। जब आपने अपनी कंपनी बनाई तो आपका क्या काम होगा, दूसरी कंपनी के साथ कॉम्पीट करना, अच्छे अच्छे ऑफर्स बाजार में निकालना, ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सको, आपके पास ज्यादा ऑफर्स, आपके पास ज्यादा कस्टमर, ज्यादा क्लाइंट्स आए। अब सब कुछ अगर गवर्नमेंट के हाथ में तो गवर्नमेंट क्या ऑफर देगी, गवर्नमेंट कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, सब लोग घूम फिर के गवर्नमेंट के पास ही आएंगे। ठीक है, तो वहां पे कोई ऑप्टिमम यूजर रिसोर्सेस नहीं हो पाएगा, सब चीज सरकारी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलेगी, तो उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से करप्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है।
क्योंकि पब्लिक सिस्टम है, सरकारी नौकरशाह उसको ऑपरेट कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की भावना नहीं है, जैसे तैसे काम किया, ठीक। और एक क्या होता है कि डीमेरिट्स, डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें ये क्या सिस्टम है कि जब भी ऐसा कैपिटलिस्ट सिस्टम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि जिस चीज की नीड है उसको बनाना जरूरी था, क्योंकि जो आर्टिसंस हैं, जो वर्कफोर्स है, वो स्किल्ड लेबर है उस चीज को बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि उस चीज की डिमांड नहीं है तो उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा। लेट्स एज्यूम कोई पर्सन ए है, ही हैज सम स्किल टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर आइटम, लेकिन क्योंकि उस आइटम की डिमांड ही नहीं मार्केट में, नीड है लोगों को और उसको बनाने भी आता है, लेकिन डिमांड नहीं है तो वो बना नहीं सकता, और जब बना नहीं सकता उसको कोई काम नहीं देगा, काम नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बेरोजगारी हो जाएगी। इसका फीचर क्या होता है एक और, कि कंपटीशन बहुत रहता है। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, प्रोड्यूसर जो हैं, सेलर्स हैं, कंपटीशन है, बस उनको अपना बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, मुनाफा कराना है, तो सब अच्छे ऑफर देते हैं, लगातार कंपटीशन करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। तो जब कंपटीशन रहेगा तो सब लोग प्रोग्रेस करेंगे, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, तब आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। डीमेरिट क्या है? इनसफिशिएंट प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें डिमांड में होती हैं पर गवर्नमेंट अगर उसको नहीं बैक कर रही है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट के पास एट द एंड सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास है देश में, बजट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर पा रही है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है और कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन सेट ऐसी नहीं है, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए था देश में पर वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बस उसकी डिमांड नहीं थी, तो वो रिसोर्सेज का फुल फ्लैश यूज नहीं हो पा रहा, तो वो रिसोर्स ऐसे पड़ा हुआ है, तो प्रोडक्शन जो होना चाहिए था उससे वो हो नहीं पा रहा है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में एक और फायदा है, यहाँ पे इनोवेशन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जब सबके पास अधिकार है कि आप कोई सी भी इकोनॉमिक चॉइस, कोई सी भी कंट्री, कोई सा भी बिजनेस ऑप्ट कर सकते हैं, कोई सा भी इंटरप्राइज खोल सकते हैं, तो उसमें आप आगे बढ़ने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए और नई नई स्ट्रेटेजी सोचेंगे, इनोवेशन करेंगे, नए टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करेंगे मार्केट में, तो इनोवेशन के चांसेस यहाँ ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नई चीजें मार्केट में लाना पड़ेगा, ठीक। तो जब इनोवेशन होता है तो चांसेस क्या होती है कि आप सस्ते दामों में अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, तभी तो आप दूसरी कंपनी से कम्पीट कर पाएंगे, तभी आपका माल बिकेगा। तो यहाँ पे इनोवेशन करके सस्ते में अच्छी क्वालिटी को लॉन्च करने की कोशिश की जाती है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे यही है कि ओवरऑल यहाँ पे लोगों की क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी सिस्टम में रहती हैं, और एक अपर क्लास सोसाइटी, एक लोअर क्लास सोसाइटी, आपस में क्लैशेस बहुत रहते हैं इस चीज को लेकर, तो ओवरऑल क्लास कॉन्फ्लिक्ट इसमें देखी जाती है। तो ये आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ फीचर्स, विशेषताएं देखें, उनके आपने गुण देखे। अब देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ऐसे सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट डिटरमाइंस व्हाट प्रोडक्ट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, क्या बनाना है, नीड के अकॉर्डिंग बनाना है या डिमांड के अकॉर्डिंग बनाना है, ये चीज कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट, ठीक है। और कैसे? इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी, समाज को क्या चाहिए, समाज के लोगों को क्या चीज की जरूरत है वो बनाया जाए, ना कि सिर्फ परचेजिंग पावर को देखते हुए जो जनरेट हुई है डिमांड उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए। तो यहाँ गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर सोसाइटी बना के रखना। तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग सामान यहाँ पे मैन्युफैक्चर कराती है, और ये जनरल बिलीफ है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जनरली गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसा माना जाता है, सरकार को पता है कि जो लोग हैं जिन्होंने उनको चुना है, तो गवर्नमेंट समझती है कि लोगों की नीड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, ठीक। देयरफॉर पैशंस ऑफ इंडिविजुअल बायर्स आर नॉट गिवन मच अटेंशन। मतलब आप एक इंडिविजुअल हो, एक बायर, आपको सामान खरीदना है,
आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, आपको वो चीज चाहिए, पैसा है हाथ में पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, डिमांड आपकी है पर प्रोडक्शन उसका नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं होगा। समाज को क्या चाहिए, क्या चीज की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी क्या बनाया जाए, क्या बेचा जाए। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट कंक्लूड्स हाउ प्रोडक्ट्स आर टू बी क्रिएटेड। अब ये जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं कैसे बनाने हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस से मतलब लोगों के द्वारा, या मैकेनाइज सिस्टम के थ्रू, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब मशीनरी कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, एंड हाउ द प्रोडक्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, लोगों में कैसे बांटा जाए, इसको कैसे पहुंचाया जाए, ये सब कौन सोचता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बना के लॉन्च करवाती है। In principle, sharing under socialism is assumed to be based on what an individual needs and not what they can buy. ठीक है, तो जो आपका ये समाजवादी सिस्टम है, यहाँ पे एजम्पशन क्या किया जाता है कि जो भी सामान हमें आपस में बांटना, जनता को देना है, वो किस चीज पे देना चाहिए कि किसी भी जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए उसको वो दो, ना कि क्या वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको नीड है, आपकी नीड फुलफिल की जाए। तो मेन फोकस होता है नीड फुलफिल करने का, ना कि डिमांड फुलफिल करने का। ठीक है, डिमांड तब फुलफिल की जा सकती है जब लगे कि हाँ ये नीड भी है। ठीक है, डिमांड कैन बी लग्जरियस ऑल्सो। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आपको नॉर्मल कार नहीं चाहिए, आपको एक लग्जरी कार चाहिए, तो आपकी डिमांड है, लेकिन जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उसको बना के बेचे। गवर्नमेंट को लगता है सब लोग टाटा नैनो चलें, तो गवर्नमेंट टाटा नैनो ही बना के बेचे। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में और क्या होता है, क्या फीचर होता है, बेटर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोशल जस्टिस। अब जैसे काम ही है इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो ये समानता बना के रखनी है, इक्वलिटी बना के रखनी है, तो क्या करना होगा, जो पैसा है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हर व्यक्ति तक समान पहुंच सके जो उसकी जरूरत का है, और सबको समाज में सोशल जस्टिस मिल सके। ठीक है, ये नहीं कि अमीर अमीर है तो उसके अकॉर्डिंग सामान बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जो गरीब है उसकी नीड्स को ध्यान में रखा ही नहीं जाए। तो ये काम इकोनॉमिक सोशलिस्ट सिस्टम में नहीं होता। यहाँ पे लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग सामान को बनाया जाता है, एलोकेट किया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। ऐसी जगहों पे, ऐसी कंट्रीज में इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। सरकार जो होती है प्लानिंग करती है, योजनाएं बनाती है, और उसके तहत डिटरमाइन करती है क्या बनाना है, कितना बेचना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेफिनेट इकोनॉमिक रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में, ये इंश्योर करता है, श्योरिटी देता है इस बात की कि जितने जो नागरिक हैं देश में, all citizens have the means to achieve a minimum living standard। ठीक है, जीने के लिए जो जो संसाधनों की जरूरत है, रिसोर्सेज जरूरत है, जो नीड है, वो एटलीस्ट हर व्यक्ति को मिल सके। ठीक है, एक मिनिमम लिविंग लाइफस्टाइल सबको मिल सके, ये रोल रहता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एंश्योर करे कि हर व्यक्ति को, ठीक है, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मिले। कंज्यूमर्स डू नॉट हैव द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, जो भोक्ता उनके पास फुल फ्लैश फ्रीडम नहीं कि कौन सामान कहाँ से लें, क्योंकि मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेगी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। अब इससे क्या होता है, जब आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सब कुछ सरकार के हाथ में है, तो सरकार का कोई कॉम्पिटिटर तो है, तो उससे क्या होता है, इनएफिशिएंसी आ जाती है। आपको पता है कि अभी यूपीएससी में कंपटीशन बहुत है, तो आपके अंदर इफेक्टिवनेस होगी, आप अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे। लेकिन जब पता है एक ही सीट है और देने वाला भी एक ही व्यक्ति आप, तो आपको पता है फॉर श्योर आपका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, तो ऐसा केस जब हो जाता है, कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं आपका, आप ही हो, आप ही ने फॉर्म भरा, एक ही सीट और आप ही एक उम्मीदवार हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, एफिशिएंसी तो आनी नहीं, क्योंकि आपको पता है मेहनत नहीं करनी आपको उस केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो ऑलमोस्ट इनएफिशिएंट काम कर लेता है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट में करप्शन आना शुरू होता है। जो ऑफिसर्स हैं
जो क्लरिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो धीरे धीरे करप्शन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, रेड टेपिज्म होना शुरू हो जाता है। रेड टेपिज्म मतलब मैंने बताया था अभी आपको कि कोई भी काम को कराने के लिए बहुत सारा पहले पेपर वर्क कराना हो, ठीक है, एक रिजिड प्रोसेस बना दिया जाए। कोई भी काम कराने के लिए, कोई काम कराना है, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो उसको कंप्लीशन तक ले जाने के लिए इतना पेपर वर्क है कि वो 2-3-4 महीने उसी चीज़ में लग जाते हैं। तो रेड टेपिज्म मैंने यहाँ लिख रखा है, रेड टेपिज्म डिनोट्स practice of requiring excessive paperwork and tedious procedures before official action can be considered or completed। कोई भी काम करना है, एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले बहुत सारा पेपर वर्क करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लरिकल रोल बहुत आता है, पेपर को आगे पास कराना, फाइल को आगे पास कराना, उसके लिए बहुत सारा ब्राइबरी वगैरह, तो करप्शन की चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं। और फेवरेटिज्म, सब लोग सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं फेवरेट बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फेवरेटिज्म करने वाला काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ हमें समाज के लिए काम करना है, समाज के अकॉर्डिंग काम करना है। अब जब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा, एफिशिएंसी नहीं है, तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इट डज नॉट प्रमोट हार्ड वर्क और एनी क्रिएटिविटी इन द सिटीजन्स। जब सिटीजन्स के पास ये ऑप्शन ही नहीं कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो, आप खुद की कंपनी खोल सकते हो, तो क्यों दिमाग लगाओगे इनोवेशन करने में? पता है गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा जो दिमाग यूज़ कर सकते थे, हार्डवर्क यूज़ कर सकते थे, इनोवेशन कर सकते थे, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने समाजवादी आर्थिक प्रणाली देखी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम नाम ही है मिश्रित, मिक्स्ड, तो इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर के प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। सो इसको कहा जाता है गोल्डन कॉम्बिनेशन। तो गोल्डन कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों ही सिस्टम्स की अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लिया गया, ठीक है। जो बेस्ट फीचर्स हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट के हों चाहे वो सोशलिस्ट के हों, उसको लेके कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कमांड मतलब गवर्नमेंट का कमांड रहता है, सोशल इकोनॉमी, एंड मार्केट इकोनॉमी मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम का ये एक गोल्डन कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें होता क्या, एक तरह से दोनों ही सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डुअल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। क्योंकि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के ही फीचर्स का इसमें यूज होता है। लेकिन कोई फिक्स तरीका नहीं कैसे डिटरमाइन किया जाए कि मिक्स सिस्टम है या क्या है, ठीक है। तो मिक्स सिस्टम की कोई एक फुल फ्लैश डेफिनेशन या डिमार्केशन नहीं कि कैसे आप पहचानोगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ मार्केट सिस्टम विच इज अंडर द स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। जनरली इसमें क्या होता है कि सरकार है, सरकार का कंट्रोल भी है हर एक प्राइवेट सिस्टम पे, लेकिन कई चीज़ों में रेगुलेशन है, कई चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन को छूट दे दी जाती है, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है भी और प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसा सिस्टम क्या होता है? मिक्स सिस्टम। कैपिटलिस्ट में क्या है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। सोशलिस्ट में क्या है? फुल रोल गवर्नमेंट का है। ऐसा सिस्टम जहां गवर्नमेंट का भी रोल हो, प्राइवेट प्लेयर्स का भी रोल हो, वो क्या हो जाता है? मिक्स्ड। मतलब ऐसा सिस्टम जहां नीड्स का भी ध्यान रखा जाए और जहां डिमांड के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन किया जाए, वो क्या हो गया? मिक्स सिस्टम। मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन करेंगे कौन? प्राइवेट कंपनी। और जो गवर्नमेंट है, जो पीएसयूज हैं, वो क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी? लोगों की नीड के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगी। हमारे यहाँ नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान चलते थे। तो जनता की, समाज की जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, योजनाएं लेकर आती है, प्रधानमंत्री योजनाएं, मुख्यमंत्री योजनाएं, ये योजनाएं आती किस लिए? सामाजिक कल्याण करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए। तो ये फीचर किसका है? ये फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमी का है। गवर्नमेंट लोगों का कल्याण करने के लिए सामान बना के उनको पहुंचाती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट कंपनीज को, आप भी अपना काम करिए, जो डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करिए। इससे फायदा एक और होता है, ऐसे सिस्टम्स में जो मिक्स्ड होते हैं वहां पे
ऐसा माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार भी प्रोडक्शन कर रही है, नीड के अकॉर्डिंग लोगों को हायर करेगी, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग सामान बना रहे हैं, वो भी लोगों को हायर करेंगे। अगर एक ही सेक्टर होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहेगा। दोनों तरफ से चीजें देखी जाएंगी, नीड के अकॉर्डिंग भी सामान बना रहे हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग भी बना रहे हैं, तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। तो जो आपका मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है उसके फीचर्स, फायदे नुकसान देख लेते हैं। फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो जैसे अभी आपने देखा, ये गोल्डन कॉम्बिनेशन है किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। ये इसका एक फीचर है। अब इसका फायदा क्या है, मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहेगा, जो कि सरकार भी है और कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। मार्केट में कंपटीशन भी बना हुआ है, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग भी सामान बनाया जा रहा है, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स वेयर एज द प्राइवेट सेक्टर रिमेन्स कंट्रोल्ड। अब ये इसका डीमेरिट क्या है कि गवर्नमेंट अभी भी है, हाँ गवर्नमेंट ने छूट दे रखी थोड़ी बहुत प्राइवेट प्लेयर्स को, लेकिन प्राइवेट कंपनी पे समय समय पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नियम, गाइडलाइंस, रेगुलेशन लगाती रहती है, उनको अपने कंट्रोल में थोड़ा बहुत रखती है। लेकिन जितने भी PSUs हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, उनके कोई भी काम रुकते नहीं, फटाफट हो जाते हैं। तो समवॉट अभी भी देखा जाता है मिक्स इकोनॉमिक्स में कि जो प्राइवेट सेक्टर है कुछ हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। सोशलिस्ट में क्या होता है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। मिक्स में क्या है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। और कैपिटलिस्ट में क्या है, बिल्कुल नहीं रहता गवर्नमेंट का कंट्रोल। दूसरा फीचर क्या है इसका, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमिक्स। अब ये इसका एक फायदा है मिक्स का, जो कि कैपिटलिस्ट में नहीं मिलता। कैपिटलिस्ट में क्या है, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग सामान बनाया जा रहा है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे फायदा क्या है कि लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग तो बन रहा है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पे 5 ईयर प्लानिंग या 3 ईयर प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग कर रही है मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही है। हाँ, आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, या जो शॉर्ट टर्म प्लान थे, देश को कहाँ लेके जाना है, क्या चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कैसे बनाना है, समाज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये कि गवर्नमेंट प्लानिंग ही कर रही है लोगों का कल्याण करने के लिए, और एक तरफ से छूट दे रखी है प्राइवेट कंपनीज को कि हाँ आप भी एक साथ प्रॉस्पर करिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो प्लानिंग है वो कई बार देखा जाता है कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह पाती। कई सारे बड़े बड़े सेक्टर्स इकोनॉमी के बाहर रह जाते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल से। गवर्नमेंट उनका कंट्रोल अपने हाथ में कई बार नहीं रख पाती, या उनको कंट्रोल में रखने के बाद भी प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाती। प्लानिंग होने के बाद भी उसके अंदर एफिशिएंसी उतनी नहीं रह पाती। एक और फीचर क्या है, सोशल वेलफेयर। मिक्स इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, मतलब कैपिटलिस्ट के साथ साथ लोगों का कल्याण करने का भी काम किया जाता है। सोशल वेलफेयर भी होता है। क्यों होता है, ताकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपने देखा था एक डीमेरिट की, वहां पे असमानताएं बहुत होती हैं, इनइक्वालिटी बहुत, अमीर ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत गरीब हो गया। तो यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में कल्याण करने के लिए लोगों का यहाँ पे एम रहता है कि जो वेल्थ में गैप है, कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इस गैप को कम करने का काम किया जाता है। तो रिड्यूस द वेल्थ गैप इन द कंट्री एंड फाइट इनइक्वालिटीज। जो भी आर्थिक असमानताएं हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक। एक और मेरिट क्या है इसका, जैसे आपने देखा था कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था कि हर एक व्यक्ति कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक एंटरप्राइज, एक कंपनी खोल सकता था, वैसी इकोनॉमिक फ्रीडम है मिक्स सिस्टम में भी, टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ भी ओनरशिप मतलब आप हर एक सिटीजन या हर एक जो व्यक्ति है इस कंट्री में
वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, ठीक है। ये लिबरलाइजेशन हो रखा है, ये नहीं कि गवर्नमेंट मना कर देगी ये काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम हर एक व्यक्ति के पास है कि आप प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं, एंटरप्राइज ओपन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना बेच सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि ठीक है सारी बातें देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब इनको अच्छे से आप क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो सारे सेक्टर इनइफेक्टिव काम करेंगे। होता क्या, प्राइवेट सेक्टर को आपने एक तरह से छूट दे दी, लेकिन जब फुल फ्रीडम नहीं देंगे, हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे, आपने कहा हाँ फ्री आप बनाइए, लेकिन जब समय समय पर फिर से रेगुलेशन बना देंगे, नए नियम कानून बना देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो जब कोई अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा तो वो चीजें इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपके पास पढ़ने के 6 घंटे हैं, मैंने कहा हाँ पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 6 घंटे में 3 घंटे में आपके बगल में तेज तेज म्यूजिक सिस्टम चला दूं, वो 3 घंटे मैंने बेकार कर दिया आपके, तो आप इनइफेक्टिव हो गए उस चीज में, क्योंकि आपके फुल पोटेंशियल में मैंने काम नहीं करने दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को फुल फ्रीडम नहीं मिल पाती, तो इससे क्या होता है, प्राइवेट सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाता है। अब जब प्राइवेट सिस्टम इनइफेक्टिव है तो गवर्नमेंट सिस्टम तो वैसे ही इनइफेक्टिव होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब पता है हम हैं, सरकार तुमको सपोर्ट कर ही रही है, तो करप्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पब्लिक सिस्टम जो है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट कंपनीज है, वो भी इनइफेक्टिव होना शुरू हो जाती है। एक और फीचर क्या है मिक्स का, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या, सरकार यहाँ पे योजनाएं प्लानिंग लेकर आती है कि हाँ देश को कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें करना है। तो जनरल गाइडलाइन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो जो भी योजनाएं होती है सरकार उसमें एक रोड मैप तैयार करती है, एक एक्शन प्लान लेकर आती है, गाइडलाइन देती है कि कैसे देश को आगे लेकर जाना है, देश का जीडीपी या ग्रोथ कैसे बढ़ाना है। एक मेरिट क्या होता है इसमें, फायदा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, सरकार यहाँ पे प्राइसेस को कंट्रोल करके रखती है अपने अकॉर्डिंग, ताकि कोई चीज अगर बिल्कुल डीरेगुलेट कर देंगे तो वो चीज कहीं इतनी महंगी ना हो जाए कि जनता उसको अवेल ही ना कर पाए। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया जाता है सो दैट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर साइंटिफिक एंड बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ पे बांटा जाता है। हमने कह तो दिया कि हाँ प्राइवेट सेक्टर को छूट है अपने अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन फुल फ्रीडम नहीं दी, तो हमेशा एक डर सताता रहता है प्राइवेट सेक्टर को कि कभी भी उनका नेशनलाइजेशन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा गवर्नमेंट कई सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दी थी, बाद में अब इनको बेचा जा रहा है, स्टॉक्स शेयर्स अपने गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लेकिन एक समय था कई सारे बैंक्स को, स्टार्टिंग हमारे यहाँ कोई इतने सारे नेशनलाइज बैंक नहीं थे, इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, अपने कंट्रोल में ले लेना। गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में कभी भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर को ले सकती है, तो लगातार डर बना रहता है, कॉन्स्टेंट फियर ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे पहले हमारा जो कोल सेक्टर था, कोयला था, उसका जो उत्पादन था वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था, गवर्नमेंट ने बाद में उसको नेशनलाइज करके अपने हाथ में ले लिया। तो हमेशा एक डर बना रहता है कि हाँ छूट तो मिली है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट इंटरवीन करके अपने अकॉर्डिंग उस काम करा सकती है या अपने कंट्रोल में ले सकती है। सोशलिस्ट में क्या है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले रखा है। कैपिटलिस्ट में क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, वो मार्केट अकॉर्डिंग काम चलता है। मार्केट मतलब डिमांड किस चीज की है उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। ठीक, तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, इसकी आपने विशेषताएं, गुण अवगुण देख लिए। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, यही मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने ये तीनों सिस्टम पढ़ रखे हैं, इनको इस टेबल में मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश कर दिया है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल्स। तो ये तीनों मॉडल आपने देखे, क्या अंतर है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस चेक करेंगे। कैपिटलिस्ट जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट, और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहला है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी आप जो प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, एंटरप्राइज खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी किसके हाथ में रहती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें रोल नहीं है। सोशलिस्ट में क्या है, सब कुछ पब्लिक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। मिक्स में क्या है, दोनों चीजें हैं। भाई हमारे यहाँ
प्राइवेट कंपनीज भी है, इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी हैं, पीएसयूज भी हैं। तो गवर्नमेंट भी ओन कर रही है कुछ कंपनीज को, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट ओन कर रही है, उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया मिक्स। प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब जो सामान बेचा जा रहा है उसका मूल्य कितना होना चाहिए, प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा उसकी डिमांड और सप्लाई से। जैसे गिटार की बहुत डिमांड बढ़ जाएगी, में इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों प्राइस बढ़ गई? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई, मान लो किसी चीज़ की डिमांड कॉन्स्टेंट पर सप्लाई में कम हो गई, सप्लाई की शॉर्टेज हो गई, लेने वाले 5 लोग हैं, सामान एक ही है, शॉर्टेज हो गई, तब भी क्या होगा, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको आप कहते थे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और डिमांड वाला डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म है उसको डिमांड और सप्लाई से चेक किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग प्राइस रखी जाती है। किसमें? कैपिटलिस्ट में। जो सोशलिस्ट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मेन प्लानिंग कर रही है सरकार, उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस डिटरमाइन की जाएंगी। ये नहीं कि मार्केट में कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई, सरकार बताएगी कि हाँ इस चीज का मूल्य प्राइस ये लगाया जाएगा। मिक्स्ड में गवर्नमेंट भी डिटरमाइन करेगी, उसके साथ साथ डिमांड सप्लाई पे भी चीजें रहेंगी। सरकार भी बताएगी कि हाँ भाई इसका प्राइस इतना होना चाहिए, लेकिन मेन चीजें छोड़ दी जाती है डिमांड सप्लाई पे। डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन जब एक ऐसे लेवल पे जाती हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो सरकार अपना रोल प्ले करती है। क्या करती? सब्सिडी देकर, ताकि उसको ऐसे लेवल पे लाया जा सके कि आम जनता उसको अवेल कर सके, बाय आउट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी प्राइस सेट की जाती है, और जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट कभी भी इंटरवीन कर सकती है। यहाँ जो सामान बनाया जा रहा है किसमें? कैपिटलिस्ट में। वो क्यों बनाया जा रहा है? मोटिव क्या है? पैसा कमाना। क्योंकि मैंने कहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, एंटरप्राइज होती है। एंटरप्राइज मतलब ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। सोशलिस्ट में क्या है? सरकार कल्याण करना चाहती है, लोगों की नीड्स को फुलफिल करना चाहती है, उनकी डिमांड को नहीं, उनकी नीड्स को, मतलब सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना, ये मोटिव होता है। मिक्स्ड में क्या है? दोनों मोटिव होते हैं। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनका मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट। गवर्नमेंट भी तो है जो प्लानिंग कर रही है, प्रधानमंत्री योजनाएं लेकर आ रहे हैं, बजट पास कर रहे हैं, तो उनका मोटिव क्या है? वेलफेयर लेकर आना। तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर जितनी कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक कल्याण करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना मुनाफा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या रोल रहता है इन तीनों सिस्टम में? तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में बात करें, सरकार का कोई रोल नहीं रहता, सब कुछ डिमांड सप्लाई पे चल रही है, परचेजिंग पावर पे चल रही है। सोशलिस्ट में क्या है? कंप्लीट रोल किसका है? सरकार का है। हर एक चीज गवर्नमेंट के अंदर, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, उत्पादन कितना करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। मिक्स्ड में क्या है? जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का पूरा रोल रहेगा। मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उसमें पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें गवर्नमेंट का लिमिटेड कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट समय समय पर उनके लिए गाइडलाइंस, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जनरली फ्रीडम दिया अपना काम करिए, लेकिन वक्त आने पे, मौका आने पे गवर्नमेंट को अगर लगता है तो गवर्नमेंट उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो गवर्नमेंट का रोल रहता तो है, लेकिन लिमिटेड रोल रहता है। किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, फुल रोल रहता है किसमें? पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कंपटीशन, मतलब मार्केट में जो कंपटीशन होता है सामान बनाने के लिए, तो बहुत सारा कंपटीशन होता है किसमें? कैपिटलिस्ट। क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप खोले। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग क्या प्रोड्यूस करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, बनाए। सोशलिस्ट में कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो डिटरमाइन करे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इस तरह से ओन कर ले। सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है,
मिक्स में भी कंपटीशन होता है, लेकिन सिर्फ किसके बीच में होता है? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वो आपस में कॉम्पीट करती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आपस में कॉम्पीट नहीं करती, क्योंकि वो एक ही कंट्रोल के अंदर है, सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं रहता, कंपटीशन रहता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो देश में पैसा है वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में बहुत ही अनइक्वल है, मतलब अमीर बहुत अमीर है और गरीब तो गरीब। ठीक है, तो अनइक्वल मतलब जिसके हाथ में पैसा है, परचेजिंग पावर है, वही सामान खरीद सकता है और उसी के अकॉर्डिंग डिमांड जनरेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक, सोशलिस्ट सिस्टम में काफ़ी इक्वलिटी देखी जाती है, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों के नीड के अकॉर्डिंग सामान बना के उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम कर रही है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का काम क्या है? लोगों के लिए वेलफेयर करना, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लॉन्च करती है। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका काम है आपस में कॉम्पिटिशन करना, प्रॉफिट के लिए काम करना। तो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा करती हैं, यहाँ कंसिडरेबल अमाउंट में करती हैं, और यहाँ ऑलमोस्ट देखा गया है कि इक्वालिटी रहती है। अब मेन चीज कि इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है। ठीक, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री है। हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री में आते हैं। ठीक, तो गोल्डन कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ यूज किया जाता है, कैपिटलिस्ट का भी, सोशलिस्ट का भी। ठीक है, हमारे यहाँ जो आधे से ज़्यादा हमारी जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स जो हमारी है, वो अभी भी किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर। ये कल की क्लास हमने देखा था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अभी भी हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक कंट्री जैसे हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक कंट्रीज होती हैं जहाँ पर मेन एम्फेसिस वर्कफोर्स का किसमें होता है? एग्रीकल्चर वगैरह में रहता है। तो अभी भी हमारे देश की 50% से ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो उसको ट्रेडिशनल इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक, हमारे देश में लगभग 1/3 वर्कफोर्स जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री में है, और सर्विस इंडस्ट्री जो है देश के आउटपुट में, जीडीपी में अपना जो कंट्रीब्यूशन देती है वो 2/3 देती है। लगभग 66% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से आता है। अब इसी सेगमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है सर्विस सेक्टर से, जो मुनाफा फायदा आना देश को शुरू हुआ, आउटपुट आना शुरू हुआ, इसी से पॉसिबल क्या हो गया कि हम एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट। ठीक, हर एक चीज जनरली यहाँ पे प्राइवेटाइज होती है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होती है। ठीक है, देखिए ये चीज मैं आपको आगे और बताऊंगा जब मैं आपको एलपीजी के बारे में बताऊंगा। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये इकोनॉमी में हमसे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात होती है लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। एलपीजी, तो हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, 1990s के एरा में लाए गए थे। तो सिंस द 1990s इंडिया हैज डीरेगुलेटेड सेवरल इंडस्ट्रीज। इससे पहले इंडिया का हर एक इंडस्ट्री पे बहुत सारा कंट्रोल था, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उस चीज़ को लिबरलाइज किया, प्राइवेट ओनरशिप देना शुरू किया। ठीक है, तो कई सारी इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट करना शुरू किया। डीरेगुलेट मतलब, रेगुलेशन मतलब क्या? आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। डीरेगुलेशन मतलब आपको अब गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं दे रही, आप फ्रीली अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो 1990s के एरा में कई सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया। मतलब इससे क्या हुआ? एक तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया। कई सारी चीज़ें जो नेशनलाइज थी उनको प्राइवेटाइज किया गया। ठीक, और हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा एफडीआई का रोल नहीं था, इसके बाद एफडीआई के रास्ते खुलना शुरू हो गए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आना शुरू हुआ, बाहर से पैसा देश में इन्वेस्ट होना शुरू हुआ। अब क्यों हमने चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम? वही चीज़ है, एक गोल्डन कॉम्बिनेशन बनाना, दोनों ही सिस्टम्स के अच्छे अच्छे पहलुओं को यूज कर लेना। जो सोशलिस्ट का अच्छा है, वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल वेलफेयर करना, वो भी यूज कर लेना, और जो कैपिटलिस्ट का है, इनोवेशन,
एंटरप्रेन्योरशिप वो भी यूज कर लेना, ठीक है। तो टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ताकि पब्लिक सेक्टर भी प्रॉस्पर करे और प्राइवेट सेक्टर को भी कम से कम रिस्ट्रिक्शन दीजिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। दोनों सेक्टर्स में हार्मनी मेंटेन करने के लिए ये काम करना किया गया, ठीक है। दिस एंश्योर्स कोऑपरेशन एंड कंपटीशन बिटवीन देम व्हिच इज कंड्यूसिव टू अटेन हाई ग्रोथ टारगेट्स। देखो देश की जीडीपी में हर एक व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनीज को भी एफिशिएंटली काम करने दिया जाएगा, वो ग्रो करेंगी, तो उससे देश भी ग्रो करेगा। तो जो देश के टारगेट्स होते हैं कि हमको इतने बिलियन इकोनॉमिक कंट्री बननी है, ठीक है, तो जो हाई ग्रोथ रेट्स अचीव करना है हमें, उसमें हमें हेल्प मिलती है अगर पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ के काम कर रहा हो। वो तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट उसको डीरेगुलेट करेगी, उसको फ्रीडम देगी काम करने के लिए। Through its pricing mechanisms as well as freedoms of production, consumption, occupation, and the presence of profit motive, mixed economic system ensures that there is an efficient allocation of resources in the economy. तो यहाँ पे देखो प्राइसिंग मैकेनिज्म्स तो हैं, सरकार प्राइस में इन्वॉल्व होगी अगर एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होगी, ठीक है। वरना प्राइसिंग जो डिनोट की जाती है मिक्स सिस्टम में वो भी सप्लाई डिमांड से ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फ्रीडम देती है, प्राइवेट सेक्टर को क्या प्रोड्यूस करना है आप अपने अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करिए, ठीक है। कंजम्पशन जो कराना है कराइए, ऑक्यूपेशन जिसको जो चूज करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करना है करे, और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करिए। सोशलिस्ट कंट्री में काम करने का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो होता है सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सामाजिक कल्याण करना उनका मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। मिक्स्ड में क्या है कि आप वेलफेयर भी करिए और आप प्रॉफिट भी बनाइए, दोनों चीज एक साथ करिए, ठीक है। बाय वर्किंग टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, वेल्थ एसेट्रा, ठीक है। तो इसके साथ साथ सरकार प्लान लेकर आती है जिससे इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए ताकि जो लोगों की नीड्स हैं वो पूरी की जा सके, जो देश में वेल्थ है, जो सामान है, रिसोर्सेस हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रिक्शे वाला का बच्चा है, वो उसको बड़े स्कूल में या इंटरनेशनल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो क्या उसके बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं? अधिकार है। कौन पढ़ा सकता है उसको? अब सरकार क्या खोलेगी? गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में या बहुत ही न्यूनतम पैसे में पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, ये काम होता है सोशल वेलफेयर करना, ठीक। एलिमिनेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, अब ये भी एक चीज होती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों तेजी से काम कर रहे हैं, तो दोनों सेक्टर क्या करेंगे, लोगों को अपने यहाँ हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पब्लिक सेक्टर में भी होगी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को धीरे धीरे हटाया जा सकता है। और ये देखा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सोशलिस्ट सिस्टम में भी दिया जाता है वैसे ही मिक्स्ड में भी दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी कई सारी फ्रीडम दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो इससे इट हैज़ ऑल द मेन फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसे मैंने बात की कई बार आपको जब इंडियन पॉलिटी में कि इंडिया क्या है, कि वेलफेयर स्टेट कंट्री है, हमें लोगों का कल्याण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम तो हम हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा किस पे रहता है, सामाजिक कल्याण करने के लिए, सोशल वेलफेयर। मतलब क्या बनाना, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। तो प्रीएम्बल में देखो ये वर्ड लिखा है ना, सोशलिस्ट। हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं इस तरह से देखा जाए, अगर प्रीएम्बल के फॉर्म में देखा जाए, पॉलिटी वाइज देखा जाए, तो हम क्या हैं, एक सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री मतलब हमें सामाजिक कल्याण करना है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। मतलब ऐसी पॉलिसी बनाना है गवर्नमेंट को कि हर व्यक्ति तक, समाज के हर तबके तक हर रिसोर्सेज पहुंच सके। तो मेन एम यही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट मोटिव को भी आगे लाने के लिए हमने क्या कर रखा है, प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन कर रखा है, ठीक है। तो हम हैं एक तरह से सोशलिस्ट कंट्री ही, लेकिन अगर इकोनॉमिक फॉर्म में पूछा जाए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाए, तो मिक्स्ड कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मिक्स्ड सिस्टम जिसमें ज्यादा एम्फेसिस किस पे दिया जाता है, सोशल वेलफेयर पे,
प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जाता है? सोशल वेलफेयर पे, क्योंकि हमारा मेन काम ये भी है इंडिया का वेलफेयर स्टेट लॉन्च। गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी के फीचर्स थे, उनका एक प्रिंसिपल था, सिद्धांत था कि समाज में जो है कल्याणकारी व्यवस्था बनी रहे। उस बात को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया? आपके टाइप्स ऑफ